हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर 13 नवंबर 2011 का बाल विकास एवं शिक्षण विधि का हल प्रश्न पत्र होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यहाँ पर निम्न का आशय प्राथमिक कक्षाओं से है, अर्थात निम्न या प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न अथवा प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ ये भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, डिसलेक्सिया संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालक को अक्षरों की पहचान करने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम की प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है, जो अधिगम को प्रभावी बनाती है। अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बढ़ती रहे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 5 प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन। वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियां आंख प्रेरित होती है, वे दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल आदि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना तथा प्रश्न पूछना, ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विषय से संबंधी शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से चलता रहे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रोवेल ने। मनोवैज्ञानिक फ्रोवेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बागीचा, अर्थात फ्रोवेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बन जाते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रोवेल ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश शिक्षक से मिलने नहीं आता तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने उसके घर जाए तथा छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप करे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम को सही दिशा देने के लिए शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर निर्देशन देना चाहिए, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण कार्य करना उचित नहीं माना जाता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। यहाँ पर मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि ना लेना है। अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपनी विषय वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण कार्य को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है।
कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अथवा अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मानी जाती है में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्रचित्त चित्त आदि गुणों का विकास होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 4 स्तर निम्न हैं। नंबर 1, संवेदी गतिका अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी गई है। नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य मानी गई है। नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के लिए मानी गई है। और नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए मानी गई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रज सक्रिय। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्रज सक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति ना उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है। यहाँ बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हों। इससे पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है और छात्र कक्षा में रुचि ले रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछना। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछे, जिसे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थी द्वारा खेलने से उनके शारीरिक वृद्धि संतुलित रूप से होता है तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व करने की क्षमता, समायोजन जैसे कई सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। परिवार एक साधन है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है तथा माता पिता को ही बालक का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होता है तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप में बर्ताव कर। शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक का कक्षा शिक्षण से समय कई कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह छात्रों की समस्याओं का समाधान करे तथा उनकी उत्सुकता को शांत करे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, उससे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उसी कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए उससे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता है तथा उनके अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास होता है। इसमें परिवार एवं अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। आप तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसे भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधि एवं तकनीक कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए अर्थात शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सुगम रूप से चलता हो। साथ ही छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में, ये सभी में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संवेगात्मक समायोजन बच्चों के अभिव्यक्ति निर्माण में, कक्षा शिक्षण में अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।